लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन, प्रमुख रूप से हमारे लोकप्रिय नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था स्वावलंबी ग्राम, आत्मनिर्भर ग्राम। वो चाहते थे कि हमारे देश का जो नवनिर्माण का कार्य है वो भी केंद्रीयकरण पर आधारित होना चाहिए। गांधी जी चाहते थे कि स्वावलंबी ग्रामीण समुदाय के बल पर ही देश विकसित हो सकता है। वो चाहते थे कि देश में कुटीर उद्योगों की स्थापना हो, स्थानीय स्तर पर सभी लोग काम करें, श्रम पर आधारित जीवन होगा। वो राज्य की केंद्रीयकृत व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ थे। गांधी जी अधिक से अधिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे। उनका मानना था कि जो हमारे ग्रामीण समुदाय का जो जीवन है वो स्वावलंबी हो, वो अपनी आवश्यकताओं की स्वयं पूर्ति कर सके और स्वशासन कर सके, यानी अपनी जो प्रशासनिक ज़रूरतें हैं वो खुद पूरी कर सके, अपने गांव का प्रशासन खुद चला सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान के डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में ये प्रोविजन किया गया कि राज्य गांव में ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगा। आज़ादी के तुरंत बाद ही अधिकतर गांव में स्थापना कर भी दी गई। काफी हद तक गांव में पंचायतों की स्थापना की गई। सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान से 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। 3 स्तरीय यानी प्रथम स्तर गांव में ग्राम पंचायत हो, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। राजस्थान से पंचायती राज की शुरुआत। उसके बाद गठित हुई बलवंत राय मेहता समिति, उसने ये सिफारिश की कि पंचायती राज जो शासन प्रणाली है वो 2 स्तरीय होनी चाहिए। उसके बाद गठित लक्ष्मीमल सिंह भी कमेटी की सिफारिश पर पुनः 3 स्तरीय पंचायती राज शासन प्रणाली को देश में स्थापित करने के लिए भारत के संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके द्वारा ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यानी जिस प्रकार भारत के संविधान से राज्यों की सरकारें शक्तियां प्राप्त करती हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, देश में 3 तरह की सरकारें होंगी और तीनों ही सरकारें अपनी जो शक्तियां हैं वो संविधान से प्राप्त करेंगी। यानी जो पंचायतों का जो स्तर है वो राज्य की कार्यपालिका के किसी आदेश से निर्धारित नहीं किया जाएगा, बल्कि संविधान से किया जाएगा। इसके लिए संवैधानिक व्यवस्था की गई, संविधान में प्रोविजन किया गया। इसके लिए भारत के संविधान में एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची बनाई गई और उसमें 29 जो सब्जेक्ट्स हैं वो ग्राम पंचायतों को सौंपे गए, जिन पर ग्राम पंचायतें कार्य कर सकती हैं। जिस प्रकार केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, केंद्रीय सूची पर कार्य करने का अधिकार केंद्र सरकार, राज्य सूची पर काम करने का अधिकार राज्य सरकार को और समवर्ती सूची पर काम करने का अधिकार दोनों सरकारों को है। उसी प्रकार भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार जो 29 सब्जेक्ट्स ग्राम पंचायतों को स्थानांतरित किए गए हैं, उन विषयों के ऊपर ग्राम पंचायतें कार्य कर सकती हैं, जो प्राय प्रमुख रूप से स्थानीय महत्व के विषय इसमें दिए गए हैं। तो भारत के संविधान में जो 73वां जो संविधान संशोधन है, स्थानीय समुदायों की स्थापना के बारे में एक अपने आप में एक लैंडमार्क है, एक मेजर डेवलपमेंट है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों को, ग्राम पंचायतों को सशक्तिकरण किया गया। उससे पहले जो ग्राम पंचायतों का कार्यकाल था, किसी राज्य में कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में 3 साल, किसी में 5 साल, किसी में 6 साल। उनकी शक्तियाँ, उनकी अधिकारिता, उनका कार्य क्षेत्र में भी काफ़ी भिन्नताएं पाई जाती थी। यानी एक तरह से पंचायतों का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। राज्य सरकारें अपनी इच्छा से पंचायतों को भंग कर देती थी और पुनर्चुनाव करवा लिए जाते थे। लेकिन 73वें संविधान संशोधन के द्वारा न केवल पंचायतों का कार्यकाल, उनकी शक्तियां, उनके कार्य, उनकी बैठक, सब के बारे में विस्तार से कानून बनाया गया और आगे उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के विधानमंडल को सौंप दिया गया। तो सबसे पहले जो 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम पास किया गया, उसकी प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1 है संवैधानिक मान्यता। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दे दी गई, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। अब जो ग्राम पंचायत है अपने आप में एक संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो कोई कार्यपालिका के आदेश पर गठित कार्यकारी शक्तियां प्राप्त संस्थाएं नहीं है, बल्कि संवैधानिक संस्थाएं हैं। दूसरी प्रमुख विशेषता ग्राम सभा की परिभाषा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ग्राम सभा की परिभाषाएं निश्चित की गई हैं और जो एक ग्रामीण समुदाय में रहने वाले सभी लोग, एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे ज़्यादा है, ग्राम सभा के सदस्य माने जाएंगे।
और इसके संबंध में और आगे विस्तृत रूप से कानून बनाने का अधिकार गांव की राज्य की विधानसभाओं को सौंप दिया गया। राज्य विधानमंडल इससे संबंधित आगे कानून पास कर सकती हैं। पंचायतों की परिभाषा उसी प्रकार ग्रामीण जो ग्राम सभा है उसकी एक पंचायत होगी, यानी ये कह सकते हो कि ग्राम पंचायत है तो ग्राम सभा की कार्यपालिका है और ग्राम सभा विधायिका है। कार्यपालिका के लिए पूरे जो ग्रामीण समुदाय है उसको वार्डों में बांटा जाएगा। हर वार्ड से एक सरपंच एक पंच चुना जाएगा। इसके अतिरिक्त एक अध्यक्ष होगा जिसे अलग अलग राज्यों में अलग नाम हो सकता है। हरियाणा में प्रमुख रूप से सरपंच कहा जाता है। तो उसके चुनाव से संबंधित जो विस्तृत नियम बनाने का जो कार्य है वो राज्यों के विधानमंडल के ऊपर छोड़ दिया गया। नंबर 4 प्रमुख जो विशेषता है 3 स्तरीय पंचायती राज का ढांचा। जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है 3 स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की बात करता है। ग्रामीण स्तर पर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समिति यानी खंड समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद का गठन किया जाएगा। उसकी अधिकारिता और उसके कार्य क्षेत्र के बारे में विस्तृत रूप से जो कानून बनने का अधिकार राज्यों के विधानमंडलों के ऊपर छोड़ दिया गया। उसके बाद है सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव। 73वां जो पंचायती राज अधिनियम है उसमें व्यवस्था की गई कि जो सरपंच है और जो अन्य जो सदस्य हैं, जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, ब्लॉक समिति के सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं के द्वारा किया जाएगा। इसके बारे में विस्तृत रूप से जो नियम बनाने का कार्य राज्य का विधानमंडल करेगा, यानी प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो सरपंच और अध्यक्ष सहित उनको जो पद से मुक्ति है उसके बारे में विस्तृत नियम बनाने का अधिकार भी राज्यों की पंचायतों को दिया गया, राज्यों के विधानमंडलों को दिया गया। और राज्य की जो ग्राम सभा है 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके जो ग्राम सभा का अध्यक्ष है यानी सरपंच है, पंचायत का जो अध्यक्ष है उसको पद से हटा सकती है। इसके बारे में नियम विस्तृत रूप से बनाएंगे। आरक्षण की व्यवस्था जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसके द्वारा जो ग्राम पंचायतें हैं, ब्लॉक समिति है, जिला परिषद है, तीनों स्तरों पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति के लिए और जनजाति के लिए, हरियाणा में जनजाति नहीं है तो अनुसूचित जाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, यानी महिलाओं को प्रतिनिधित्व स्थानीय समुदाय में मिले ताकि अधिकतम वो भागीदारी अपनी निभा सकें। इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। शक्तियां और कार्य जो 11वीं अनुसूची है उसमें 29 जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, विषय दिए गए हैं, उनके ऊपर कार्य करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को प्राप्त होगा। ग्राम पंचायतें उसके ऊपर प्रशासन कर सकती हैं, नियंत्रण कर सकती हैं, उनकी देख सकती हैं, पर्यवेक्षण कर सकती हैं, निर्देशन कर सकती हैं। आय के साधन जो ग्राम पंचायतों की आय को निश्चित करने का प्रयास किया गया। ये निर्देश दिया गया कि प्रत्येक 5 साल के बाद में एक वित्त आयोग बनाया जाएगा जो राज्य की संचित निधि में से ग्राम पंचायतों को सौंपी जाने वाली अनुदान की मांगे या उनको टैक्स लगाने का अधिकार देने संबंधी कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त चूल्हा टैक्स है या पंचायत की जो प्रॉपर्टीज हैं और अन्य जो साधन हैं जिनसे पंचायतों को आय प्राप्त हो, इसके अतिरिक्त राज्य विधानमंडल अगर चाहे तो विधि बनाकर ग्राम पंचायतों को कुछ निश्चित क्षेत्र में कर लगाने का अधिकार भी दे सकता है। चुनाव आयोग जो हमारा राष्ट्रीय चुनाव आयोग है वो राष्ट्रीय स्तर के चुनाव यानी राज्य की विधानसभाएं, भारत की संसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव करवाने के लिए प्रत्येक राज्य का अपना एक चुनाव आयोग होगा, यानी प्रत्येक राज्य में एक चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा। उसके चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और चुनाव आयोग के चुनाव संबंधी कार्यों में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कार्यकाल 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायतों का कार्यकाल निश्चित कर दिया गया है, यानी प्रत्येक पंचायत का जो कार्यकाल होगा वो 5 साल होगा। अगर किसी कारण से किसी भ्रष्टाचार के आधार पर या किसी अन्य से समय से पूर्व किसी पंचायत को बर्खास्त किया जाता है तो 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव करवाए जाएंगे। लेकिन अगर कार्यकाल 6 महीने से कम बचा हुआ है तो दोबारा से चुनाव नहीं होंगे, अन्य पंचायतों के साथ ही उसके चुनाव होंगे। लेकिन अगर बचे हुए कार्यकाल अगर किसी पंचायत को बीच में भंग किया जाता है और नए सिरे से पंचायत का चुनाव होता है तो वो जो पंचायत का गठित की जाएगी वो बचे हुए कार्यकाल के लिए होगी और जो सामान्य चुनाव होगा, आम चुनाव होगा, उन्हीं के साथ उनका भी दोबारा चुनाव हो जाएगा। इस प्रकार 73वां जो संविधान संशोधन है अधिनियम है वो प्रमुख जो प्रोविजंस हैं, प्रावधान है, उनके बारे में वर्णन करता है और इसके बारे में विस्तृत रूप से विधि बनाने की शक्ति राज्यों के विधानमंडल को सौंपता है। इसी के संदर्भ में हरियाणा की विधानसभा ने अधिनियम पास किया और ग्राम पंचायतों के बारे में विस्तार पूर्वक इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो ग्राम सभा पंचायती राज 73वें पंचायती राज संशोधन अधिनियम है, उसके अनुसार संपूर्ण ग्राम समुदाय जिसकी जनसंख्या 500 या उससे अधिक है उसमें एक ग्राम सभा की स्थापना की जाएगी। यानी 18 वर्ष से आयु के सभी वयस्क महिला है, पुरुष है, चाहे वो किसी जाति के हैं, धर्म के हैं, वंश के क्यों ना हो,
उन सब को मिलाकर एक ग्राम सभा का गठन किया जाएगा। ग्राम सभा की बैठक, ग्राम सभा की साल में 2 बैठक होगी, उसको हाड़ी और श्रावणी बैठक कहेंगे, जो प्राय मई, जून और नवंबर और दिसंबर के महीने में होगी। यानी साल में 2 बैठक, एक बैठक मई और जून में, दूसरी बैठक नवंबर और दिसंबर में। गणपूर्ति, जो ग्राम सभा की बैठक होगी उसमें एक गणपूर्ति 1/10 होगी। यानी कुल ग्राम सभा के सदस्यों का ग्राम सभा की कार्यवाही संचालन करने के लिए कम से कम 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है। और पूरे जो ग्राम सभा है उसके 1/5 सदस्यों की विशेष मांग पर ग्राम सभा की बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है। कार्य और शक्तियां, ग्राम सभा की कार्य और शक्तियां। ग्राम सभा प्रमुख रूप से पंचायतों का लेखा, पंचायत का बजट, प्रशासनिक कार्य है पंचायतों के, उनका निरीक्षण करना, पर्यवेक्षण करना, उनकी जांच करना। ग्राम पंचायत प्रत्येक वर्ष अपना जो वार्षिक आय और व्यय का जो विवरण है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, वो ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करती है। ग्राम सभा के सदस्य पंचायत के सदस्यों से प्रश्न पूछ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बजट संबंधी कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। तो बजट की स्वीकृति ग्राम समुदाय देता है, जिसमें ग्राम पंचायत अपनी भविष्य की विकास की योजनाएं प्रस्तुत करती हैं। नए जो कोई अगर टैक्स प्रशासन है, कोई नया टैक्स लगाना है, कोई आमदनी की साधन है और जो खर्च हुआ है उसके बारे में रिपोर्ट ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। ग्राम सभा के सदस्य कोई भी जानकारी उससे प्राप्त कर सकते हैं। विकास की योजनाओं की रिपोर्ट भी विस्तृत रूप से ग्राम पंचायत ग्राम सभा के सामने प्रस्तुत करती है और ग्राम सभा के सदस्य विकास की प्राथमिकताओं को निश्चित कर सकते हैं और विकास संबंधी कोई भी सुझाव दे सकते हैं और पंचायत के लिए उसके ऊपर कार्यान्वयन करना आवश्यक होता है। यानी ग्राम पंचायत सरपंच अपने आप में अकेले कोई फैसला नहीं कर सकते, उसमें ग्राम सभा की प्रमुख भूमिका होती है। संपूर्ण ग्रामीण समुदाय से राय लेना, उसकी राय अहमियत रखती है और मायने रखती है और ग्राम पंचायत के लिए आवश्यक होता है। उसके बाद है ग्राम पंचायत। 73 में जो संविधान संशोधन अधिनियम है उसके अनुसार जो 3 स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की जाएगी। निचले स्तर पर ग्रामीण समुदाय में ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद। ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए किसी जो ग्रामीण समुदाय है उसकी जनसंख्या 500 या उससे ज्यादा होनी चाहिए और ग्राम पंचायत के जो सदस्यों की संख्या 6 से 20 तक हो सकती है। वो ग्राम सभा के सदस्यों के ऊपर निर्भर करेगी। इसके लिए संपूर्ण ग्राम सभा को यानी संपूर्ण गांव को वार्डों में बांटा जाएगा और हर वार्ड से एक मेंबर चुना जाएगा, एक सदस्य चुना जाएगा। ग्राम पंचायत का हर वार्ड से एक सदस्य होगा और न्यूनतम संख्या 6 और अधिकतम संख्या 20 हो सकती है। सरपंच, ग्राम पंचायत का एक सरपंच होगा जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। पूरा जो ग्राम सभा है उस गांव के सभी निवासी जिनका नाम मतदाता सूची में रजिस्टर्ड है, जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे ज्यादा है, वो बिना किसी जाति, धर्म या वंश के भेदभाव के अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे और प्रत्यक्ष रूप से ग्राम के सरपंच का चुनाव करेंगे। इसके लिए जो हरियाणा के जो पंचायती राज अधिनियम है उसमें संशोधन किया गया है। अब कुछ योग्यताओं में भी बदलाव किया गया है। अगर अनुसूचित जाति से कोई पुरुष या महिला है तो उसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता निश्चित की गई है वो 8th क्लास 8वीं पास, और जो सामान्य श्रेणी का कोई भी व्यक्ति है उसके लिए 10वीं पास होना ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है, ग्राम पंचायत या सरपंच बनने के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त शौचालय, प्रत्येक एफिडेविट देना होगा कि उसने घर में शौचालय का निर्माण किया हुआ है, उसके ऊपर कोई सरकारी कर्ज बकाया नहीं है, बिजली का बिल बकाया नहीं है, या वो ऐसे किसी गंभीर आरोप में चार्जशीट उसे नहीं किया गया है जिसमें 10 वर्ष या उससे ज्यादा सजा हो सकती है। अगर इस तरह का कोई आरोपी है तो वो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता। आरक्षण, पंचायती राज 73 में संविधान संशोधन अधिनियम में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की गई हैं और इसके अतिरिक्त 1/3 जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और ये आरक्षण रोटेशनल है, यानी रोटेशन के अनुसार बदलेगा। यानी एक बार जो सीट आरक्षित हो गई वो सीट हमेशा के लिए आरक्षित नहीं होगी। एक बार अगर कोई सीट सरपंच की सीट है वो सामान्य जाति के उम्मीदवार को दी जाती है तो अगली बार वो अनुसूचित जाति को दी जाएगी, उससे अगली बार वो महिला को दी जाएगी, सामान्य महिला को दी जाएगी, उससे अगली बार हो सकता है अनुसूचित जाति की महिला के लिए वो सीट आरक्षित हो सकती है। यानी स्थानों का आरक्षण किया गया है। कार्यकाल, ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 साल है, लेकिन अगर पंचायत के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हों, संबंधित जिले का उपायुक्त उसकी इंक्वायरी के उपरांत, जांच के उपरांत पंचायत को बर्खास्त कर सकता है। यदि ऐसे किसी आरोप के आधार पर किसी ग्राम पंचायत को बर्खास्त किया जाता है तो 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव करवाए जाएंगे, लेकिन जो नई पंचायत का गठन किया जाएगा वो बचे हुए कार्यकाल के लिए होगा। लेकिन अगर कार्यकाल 6 महीने से कम बचा हुआ है तो आम चुनाव के साथ ही चुनाव होंगे, बीच में चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष है ग्राम पंचायत का, उसको महाभियोग के द्वारा या अविश्वास आप कह सकते हो क्योंकि 2/3 बहुमत से है। ग्राम सभा को यह अधिकार है
कि वो सरपंच को 2/3 बहुमत से पारित एक प्रस्ताव के द्वारा पद से हटा सकता है, लेकिन इसके लिए जो ग्राम सभा की जो बैठक का आयोजन किया जाएगा उसकी अध्यक्षता बीडीपीओ करेगा, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर करेगा। और एक बार अगर इस तरह से ग्राम सभा में कोई प्रस्ताव पंचायत के अध्यक्ष यानी सरपंच को पद से हटाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है और उसको 2/3 बहुमत का समर्थन नहीं मिल पाता है, तो अगले 2 वर्ष तक उस सरपंच के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता। बैठक, ग्राम पंचायत की एक वर्ष में 2 बैठक होना अनिवार्य है, यानी हर 15 दिन में 1 बैठक होगी। लेकिन अगर ग्राम पंचायत मांग करे तो 3 दिन के अंदर विशेष बैठक बुलवाना सरपंच के लिए अनिवार्य होता है। निर्णय, ग्राम पंचायत में सभी निर्णय बहुमत से होते हैं और लेकिन अगर किसी विषय के ऊपर पंचायत 2 हिस्सों में बढ़ जाए तो सरपंच को निर्णायक मतदान करने का अधिकार होता है, यानी सरपंच जिस पक्ष में वोट डालता है वो प्राय निर्णय हो जाता है। निर्णायक यानी सरपंच के पास निर्णायक मतदान करने का अधिकार होता है। गणपूर्ति, ग्राम पंचायत की जो बैठकों की जो गणपूर्ति है वो सरपंच सहित और पंच सहित सामान्य बहुमत है, यानी सामान्य बहुमत कम से कम होना चाहिए, तभी पंचायत की कार्यवाही का संचालन किया जा सकता है, वरना नहीं किया जा सकता। कार्य, ग्राम पंचायत को व्यापक रूप से विस्तृत रूप से कार्य और शक्तियां प्रदान की गई हैं। जो भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम है 73वां, उसके अनुसार 11वीं अनुसूची के जो 29 विषयों के ऊपर न केवल पंचायतों को प्रशासनिक शक्तियां प्राप्त हैं बल्कि उसके बारे में विस्तृत रूप से अधिकारिता प्रदान की गई है। ग्राम पंचायतें न केवल प्रशासनिक कार्य करती हैं, विकास संबंधी कार्य करती हैं, बल्कि न्याय संबंधी कार्य भी ग्राम पंचायतें करती हैं। गांव में छोटे मोटे जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनका निपटारा करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होता है। इसके लिए ग्राम पंचायत को 100 रुपये तक जुर्माना करने का अधिकार होता है। कोई फिजिकली सजा देने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं होता और ग्राम पंचायत के फैसले के खिलाफ निदेशक पंचायत से अपील की जा सकती है। गांव का जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जितने सरकारी ऑफिस हैं, कार्यालय हैं, उनके पर्यवेक्षण करना, निरीक्षण करना और उनकी प्रशासनिक सुविधा में सहयोग करना ग्राम पंचायत का प्रमुख रूप से कार्य है। गांव में सड़कें हैं, नालियां हैं, इन सब की व्यवस्था करना, विकास के कार्यक्रमों का संचालन करना, डेयरी पालन है, पशुपालन है, आधुनिक विधि से वैज्ञानिक पशु अस्पताल है, स्कूल है, इन सब की देखरेख करना, ग्राम में साफ सफाई की व्यवस्था बनाए रखना भी ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत अपना जो वार्षिक आय और व्यय का विवरण है, जो बजट है, प्रति वर्ष ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करती है और ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देती है। इसके अतिरिक्त ग्राम सभा जो सुझाव देती है विकास संबंधी, उन सब को लागू करना भी ग्राम पंचायत का प्रमुख कार्य है। आय 73 में जो संविधान संशोधन अधिनियम है उसके अनुसार जो पंचायती राज अधिनियम लागू होने के 1 वर्ष पश्चात प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा जो राज्य की संचित निधि में से पंचायतों को दिए जाने वाले अनुदान को निश्चित करने का कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त राज्य के विधानमंडलों ने कानून पास करके कई क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को कर लगाने की अनुमति भी प्रदान की हुई है। इसके अतिरिक्त राज्यों से पंचायतों को विकास के लिए अनुदान मिलता है। हाउस टैक्स है, बहुत सारी पंचायतों के पास ज़मीनें हैं, दुकानें हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी संपत्ति से भी किराए के रूप में काफ़ी आय प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त जो पंचायती भूमि है, पंचायती जो तालाब है, उसमें मछली पालन का जो ठेका वगैरह दिया जा सकता है, उसको किराए पर दिया जा सकता है। इससे भी ग्राम पंचायत को काफ़ी आय प्राप्त होती है और उस सब कार्यों को ग्राम पंचायत के सदस्य उस ग्रामीण समुदाय के विकास के ऊपर खर्च करने का कार्य प्रमुख रूप से करते हैं। तो ये तो है ग्राम पंचायतें। उसके बाद ब्लॉक समिति, यानी प्रत्येक ब्लॉक पर, क्योंकि हमारे जो पंचायती राज अधिनियम है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, उसके द्वारा 3 स्तर पर पंचायती राज शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। तो बीच का जो माध्यमिक जो स्तर है ब्लॉक समिति यानी पंचायत समिति, तो प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक ब्लॉक समिति यानी पंचायत समिति का गठन किया जाएगा और जो पंचायत समिति की जो सदस्यों की जो संख्या है वो 40,000 सदस्यों पर एक, यानी कुल जो पंचायत समिति की स्थापना की जाएगी वो 40,000 सदस्यों पर की जाएगी, यानी 4,000 सदस्यों पर एक सदस्य चुना जाएगा। आरक्षण, जो ब्लॉक समिति है, पंचायत समिति है, उसमें भी आरक्षण प्रदान किया गया है अनुसूचित जाति जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में। और जो पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या का 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। आरक्षण रोटेशनल होगा, रोटेशन के अनुसार उसमें बदलाव किया जाएगा। सदस्यता, जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें न केवल चुने हुए सदस्य होंगे, इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, इसके अतिरिक्त सहकारी सदस्य भी होंगे। उस क्षेत्र में आने वाली जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है उसका जो एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी विधायक है, वो ब्लॉक समिति का पदेन सदस्य होगा। उसको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को छोड़कर बाकी अन्य सभी मामलों में मतदान का भी अधिकार प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त पदेन सदस्य, उपमंडल का अधिकारी यानी एसडीएम
और बीडीपीओ ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर ब्लॉक समिति का पदेन सदस्य होता है। एसडीएम और बीडीपीओ को पदेन सदस्य के रूप में पंचायत समिति की बैठकों में बोलने का अधिकार होता है, सलाह देने का अधिकार होता है, लेकिन मतदान का अधिकार उसको प्राप्त नहीं होता। इसके अतिरिक्त ब्लॉक समिति में सरपंचों के जो प्रतिनिधि हैं 1/5 भाग जो सरपंच है। मान लिया एक ब्लॉक समिति के अंदर 100 सरपंचों का चुनाव किया जाता है, तो 1/5 यानी 20 सरपंच एक साल के लिए उस क्षेत्र की ब्लॉक समिति के सदस्य होंगे और इस तरह से रोटेशन में सभी 100 सदस्यों को एक वर्ष के लिए ब्लॉक समिति का सदस्य बनने का अधिकार होगा। उनको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मामलों को, चुनाव के मामले को छोड़कर अन्य सभी मामलों में मतदान का अधिकार भी प्राप्त होगा। इस प्रकार ब्लॉक समिति का जो गठन है उसमें 3 प्रकार के सदस्य होंगे। इलेक्टेड मेंबर्स यानी प्रत्येक 4000 की जनसंख्या पर एक सदस्य ब्लॉक समिति के लिए चुना जाएगा। दूसरा सहकारी सदस्य यानी एमएलए, उस क्षेत्र का जो एमएलए है वो ब्लॉक समिति का सहकारी सदस्य होगा। तीसरा पदेन सदस्य, एसडीएम और बीडीपीओ उस क्षेत्र की ब्लॉक समिति के पदेन सदस्य होंगे। तो इस प्रकार 3 प्रकार की सदस्यता ब्लॉक समिति के अंदर प्रदान की गई है। योग्यता में उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वह पागल या दिवालिया न हो और उसकी आयु 21 वर्ष हो, तो वो व्यक्ति ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ सकता है। कार्यकाल ब्लॉक पंचायती राज अधिनियम 73 के अनुसार जो पंचायत ब्लॉक समिति है उनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होगा। 5 वर्ष से पूर्व अगर ब्लॉक समिति को भंग किया जाता है तो 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव करवाने होंगे और इस प्रकार जो चुनाव बीच में करवाए जाएंगे, मध्यावधि चुनाव होंगे, उनका जो कार्यकाल होगा वो सिर्फ बचा हुआ कार्यकाल होगा। लेकिन अगर कार्यकाल 6 महीने से कम बचा हुआ है तो मध्यावधि चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ब्लॉक समिति अपनी पहली बैठक के अंदर और पहले अधिवेशन में अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। ब्लॉक समिति 2/3 बहुमत से अगर अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दे तो अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटा सकती है। आरक्षण, जिस प्रकार ग्राम पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसी प्रकार ब्लॉक समिति में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जो आरक्षण है वो तीनों स्तर की संस्थाओं में है, यानी अनुसूचित जाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में और महिलाओं के लिए 1/3 सीटें ब्लॉक समिति की आरक्षित होगी। लेकिन अगर राज्य का विधानमंडल चाहे तो एक प्रस्ताव पास करके राज्य का जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए भी ब्लॉक समिति तीनों स्तर की पंचायती राज संस्थाओं में स्थानों का आरक्षण कर सकता है। अधिवेशन, ब्लॉक समिति का साल में एक अधिवेशन होगा, लेकिन 1/3 सदस्यों की प्रार्थना पर विशेष अधिवेशन कभी भी बुलाया जा सकता है। गणपूर्ति, जो ब्लॉक समिति है उसकी गणपूर्ति सामान्य बहुमत होगा, यानी आधे से अधिक सदस्यों का उपस्थित होना कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक है। ब्लॉक समिति के कार्यकारी अधिकारी जो बीडीपीओ है, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर होता है, वो ब्लॉक समिति का कार्यकारी अधिकारी होगा। ब्लॉक समिति के कार्य, ब्लॉक समिति का जो प्रमुख कार्य है वो सामुदायिक विकास और जो ग्राम पंचायतें हैं उनके पर्यवेक्षण करना, निरीक्षण करना, उनको बजट संबंधी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, अपने जो क्षेत्र में विकास संबंधी कार्य जो करवाना प्रमुख रूप से ब्लॉक समिति के कार्य हैं। आय के साधन में राज्य के द्वारा जो संचित निधि में से जो अधिकार ब्लॉक समिति को दिए गए हैं उस क्षेत्रों में टैक्स वसूली करने के, राज्य की जो संचित निधि में से प्राप्त अनुदान, ब्लॉक समिति की जो प्रॉपर्टीज है, जो संपत्ति है, उसके किराए से प्राप्त आय आदि प्रमुख पंचायत समिति के आय के साधन हैं। प्राय पंचायत समिति जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास संबंधी कार्य चल रहे हैं उनमें अनुदान की जो मांगे होती हैं उनको स्वीकृति देती है और अनुदान देती है, बजट देती है, ताकि विकास संबंधी कार्य अपने सामुदायिक क्षेत्र में किए जा सकें। थैंक यू।